सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में वर्ष 2026 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला है? तो सही उत्तर होगा ताइवान ट्रेवलॉग। हिंदी में बोलोगे तो ताइवान यात्रा वृत्तांत। वैसे आप ये याद रखना इंग्लिश वाला नाम ताइवान ट्रेवलॉग। और इसी को 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। ये किताब ताइवानी लेखक यांग शुआंगजी ने लिखी है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने। और ये पहली मंदारिन चीनी भाषा की किताब है जिसने ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसमें जो पुरस्कार राशि मिलती है 50,000 पाउंड मिलते हैं, जो कि अनुवादक और लेखक के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। ये जो उपन्यास है ताइवान ट्रेवलॉग 1938 के ताइवान की कहानी बताता है जब ताइवान पर जापान का कब्जा था। ठीक है, तो तीन बातें हमें याद रखनी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 की हम बात कर रहे हैं। किस पुस्तक को मिला? ताइवान ट्रेवलॉग। इसके लेखक कौन है? यांग शुआंगजी। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? लिन किंग ने किया है। अब जैसे 2026 की हम बात कर रहे हैं तो पिछले साल 2025 वाला भी आपको रिवाइज करा दूं। 2025 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये एक भारतीय ने जीता था। बानू मुश्ताक उनका नाम है, भारतीय लेखिका है। उनका नॉवेल का नाम था हार्ट लैम्प, जो कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने। ठीक है, जो आपको याद होगा ही सही। अब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो बुकर पुरस्कार भी देख ले। 2026 वाला तो अभी नहीं दिया गया, लेकिन 2025 वाला किसे दिया गया था? डेविड सजेले को दिया गया था। हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर थे उनके नॉवल फ्लैश के लिए। ये बात आपको याद आ गई होगी। अच्छा, दोनों पुरस्कारों के बीच में मैं आपको अंतर बता देता हूं कि अंतर क्या है। देखो, बुकर पुरस्कार स्थापित हुआ था 1969 में और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में। अब ये जो बुकर पुरस्कार है ना, इसकी खास बात यही है कि जो भी नॉवल है वो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया होना चाहिए और उसे यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए, उसी को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसकी खास बात क्या है कि प्रकाशित तो वो यूके या आयरलैंड में ही हो, लेकिन वो अनुवादित होना चाहिए, ट्रांसलेटेड होना चाहिए। मूल रूप से किसी और भाषा में लिखा गया हो, बाद में किसी ने उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया हो। ठीक है, यही इन दोनों के बीच का जो मेन अंतर है वो यही है। और आप देख सकते हो जिन जिन भारतीयों ने अभी ये पुरस्कार जीते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी तक 2 ही भारतीयों ने जीता है। एक तो 2022 में गीतांजलि श्री ने जीता था, उनके नॉवल रेत का मकबरा उसके लिए, जिसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। और अभी लास्ट टाइम जो बानू मुश्ताक ने जीता था वो मैंने आपको बता ही दिया, हार्ट लैम्प के लिए। वहीं अगर बुकर पुरस्कार में आप देखोगे तो आप यहाँ देखो, बुकर पुरस्कार में वीएस नायपॉल का नाम आता है। उन्होंने 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार जीता था और वह भारतीय मूल के थे। वैसे उनका जन्म त्रिनिदाद में हुआ था, लेकिन वो भारतीय मूल के थे। तो जब भी हम बात करते हैं पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद सलमान रुश्दी का नाम आता है। 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए उन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। और पहली महिला अगर पूछते हैं, पहली भारतीय महिला जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता, तो आंसर आता है अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में उन्होंने ये पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सब मैंने आपको बता दिया। अब अवार्ड है तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको और रिवाइज कराते हैं। एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया अभी गर्ड फाल्टिंग को, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आर वेर्रामुत्तु को, तमिल भाषा के लेखक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता रुबल नागी ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए घोषित हो चुके हैं। हिंदी का ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए, अंग्रेजी का नवतेज सरना उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार वीणा वादक जयंती कुमार रेश को दिया गया और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया, भरतनाट्यम कलाकार हैं। सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया? तो रामकुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक हैं, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है,
तो ये सारे बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में 2025-26 का इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। तो 2025-26 सीजन का ये जो इंडियन सुपर लीग है, जो कि 12वां सीजन है, अभी 14 फरवरी से लेकर 21 मई तक इसका आयोजन किया गया और फाइनल हुआ था अभी फेटोर्डा स्टेडियम जो गोवा में है वो, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ और फाइनली इसको जीत लिया। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने पहली बार इसने ये इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो ये भारत में पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। अच्छा, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने यहाँ पे किसको हराया? इंटर काशी फुटबॉल क्लब को हराया है। ठीक है, तो इंडियन सुपर लीग की बात करें, स्थापित हुआ था 2013 में, पहला सीजन 2014 में खेला गया था। इसको ऑर्गेनाइज कराता कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना 2025-26 का जो इंडियन सुपर लीग है इसको किसने जीता और उप विजेता कौन रहा या कौन हारा, ये आपको याद रखना है। बाकी फुटबॉल से संबंधित कुछ और प्रश्न आपको कराए जाएं तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो अभी 10वां एडिशन इसका अगले साल होगा 2027 में ब्राजील में। वहीं फीफा मेंस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो 23वां संस्करण अभी 2026 में होगा 3 देशों में, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। फिर याद रखना अभी बैलन डी और अवार्ड दिया गया था। महिलाओं में एटना बोनमार्टी को स्पेन से हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की ओर से खेलती हैं। पुरुषों में उस्मान डेम्बले को दिया गया, फ्रांस से और पेरिस सेंट जर्मन क्लब की तरफ से खेलते हैं। और इन्हीं नाम से 2 प्रश्न आपको और याद होंगे कि फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था उस्मान डेम्बले को, इन्हीं को, और फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था एटना बोनमार्टी को, इन्हीं को। अच्छा, लियोनेल मेसी अभी भारत आए थे तो 70 फीट उनकी ऊंची लोहे की प्रतिमा बनाई गई थी कोलकाता में। और प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र ने शुरू किया था ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोदने के लिए। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 ये कतर में हुआ। पेरिस सेंट जर्मन ने इसको जीता और फ्लेमिंगो को हरा के। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26 जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ। मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने खालिद जमील। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना महिलाओं का कोपा अमेरिका जो इक्वेडोर में हुआ था, ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाम मिस्र से हैं। डूरंड कप 2025 134वां संस्करण अभी हुआ था, इसको जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। ठीक है, तो ये फुटबॉल से संबंधित सारे लेटेस्ट करंट अफेयर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये बुक है जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। इस बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। तो सिंपल सा बुक का नाम याद रखो आप, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। लेखक है रस्किन बॉन्ड और अभी इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया देहरादून से। इस किताब में दोस्ती पर आधारित 25 सुंदर और भावुक कहानियां शामिल हैं। रस्किन बॉन्ड की बात करें, इन्हें कई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल चुके हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 में लेटेस्ट मिला। पद्म भूषण 2014 में इनको मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में इनको दिया गया था। इनकी बुक अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए। और बाल साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है 2012 में। पद्मश्री 1999 में मिल चुका है। ठीक है, ये इनको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो मिले हैं और अभी लेटेस्ट बुक इनकी ये आई है, आपको ध्यान रखना है। चलो बुक वाला प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको और रिवाइज कराते हैं, सारी 2026 की है ये। जैसे हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट्स को लिखा है विजय गोयल ने। और द सेज वो री इमेजिन हिंदुज़म को लिखा है डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को धीरज काकड़िया ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। और रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को नवीन कुंडू ने। आकाश, इस पुस्तक को लिखा जी चंद्रमौली ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को कैलाश सत्यार्थी ने। और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना, दिया सलाई है। टाइड्स ऑफ टाइम को सुधा मूर्ति ने। सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री ने। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल को टीएम कृष्णा ने। अ रोड वेल ट्रेवल को आर के राघवन ने। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने ही लिखा है। तो इनके नाम पे 2 बुकें हो गई। एक तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये तो न्यूज़ में थी इसलिए बहुत चर्चा में है, और अभी लेटेस्ट इन्होंने ये लिखी है
वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को हमारे पूर्व CGI DY चंद्रचूड़ जी ने, और द बेंच, द बार, द बेजार रे, और एक और है द लॉफुल एंड द ऑफुल। इन दोनों पुस्तकों को लिखा है अभी हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने, और अपनापन हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा भरत सिंह चौहान को। तो अभी एक बार फिर से भरत सिंह चौहान को 2026 से 2030 तक के लिए कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसका मतलब पहले भी अध्यक्ष यही थे और एक बार फिर से इनको इसी पद पर नियुक्त कर दिया गया है, तो इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अब से कॉमनवेल्थ स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का भी आयोजन होगा। पहली बार इसका आयोजन होगा इसी साल से, अक्टूबर महीने में होगा ये, और कहाँ पर होगा? मलेशिया में होगा, ये ध्यान रखना है। और वैसे कॉमनवेल्थ शतरंज जो चैंपियनशिप है, अच्छा पहले ये बात कर ले, कॉमनवेल्थ शतरंज एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही आपको मिलेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप की, ये पहली बार हुआ था 1983 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। और इस बार वाला ये कहाँ पर हो रहा है? अभी चल रहा है ये कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप, कहाँ पर चल रहा है? श्रीलंका में चल रहा है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखना है। और अभी हमने पढ़ा कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष फिर से बन गए भरत सिंह चौहान। अब भारतीय है इस पद पर आने वाले, तो नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी कुछ और नियुक्तियां मैं आपको करा देता हूं। अभी इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने नागेश कपूर। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच सोजर्ड मारीजने नीदरलैंड से हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD रविंद्र कुमार अग्रवाल। चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष बने रमेश कुमार जुनेजा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष AK बालासुब्रमण्यम। नितिन नवीन, ये पटना बिहार से हैं, बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बने और 12वें नंबर के हैं वैसे। नीति आयोग के नए CEO अभी बने नीति छिब्बर, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ धीरज सेठ, और आप जानते ही हो इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, 18वां संस्करण है, और इसमें भारत के शेरपा भी बनाया गया सुधाकर दलेला को। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। और मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन बनी है। आत्मा के अध्यक्ष, आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अरुण मामेन। मणिपुर के नए CM कौन बने? युमनाम खेमचंद सिंह बने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया? तो सही उत्तर होगा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको अपने सबसे बड़े सम्मान एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया। ये सम्मान अभी जो इटली की राजधानी रोम है, अभी इटली में गए हुए थे 5 देशों की यात्रा में, सबसे आखिरी देश इटली में ये पहुंचे। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पता है आपको, मुख्यालय आपको मिलेगा रोम इटली में ही, और वहीं पर इनको ये सम्मान दिया गया। ये सम्मान भारत को खेती, खाद्य सुरक्षा और किसानों की मदद के क्षेत्र में अच्छे कामों के लिए उनको ये सम्मान मिला है। जैसे कि भारत सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है, और किसानों को जो सीधी मदद दी जा रही है प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत। तो मतलब भारत सरकार ने ये जो योजना किसानों के लिए चला रखी, उन सब के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, उनसे पहले भी एक भारतीय को ये अवार्ड मिल चुका है 2008 में, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, आपको याद होगा। रोम इटली में इसका मुख्यालय हो गया, और इसके अध्यक्ष कौन है? क्यू डेंग्यू। बाकी अवार्ड्स तो मैं आपको स्टार्टिंग में रिवाइज करा ही चुका हूँ। अच्छा, ये जरूर देख लो अभी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं। अभी लेटेस्ट इनको नॉर्वे गए थे, तो नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। उससे पहले स्वीडन गए थे, तो स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार मिला। और इसी साल फरवरी में इजराइल की संसद ने उनको जो अवार्ड दिया था, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मेडल ऑफ द नेसेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सम्मान पाने वाले वो
किसी भी देश के पहले लीडर बने थे? तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया? तो आंसर होगा इटली। तो भारत और इटली ने मिलकर तय किया है कि साल 2027 को वे संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत और इटली दोनों बहुत पुरानी और प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं, इसीलिए दोनों देश चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को बेहतर तरीके से जानें। अभी पीएम मोदी जब 5 देशों की यात्राओं में गए हुए थे, तो सबसे आखिरी देश इटली था। जब वो वहाँ पर गए तो वहीं पर ये समझौता हुआ, मतलब वहीं पे दोनों देशों ने ये फैसला किया कि हम भैया 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इटली भारत के गुजरात में बनने वाले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में भी मदद करेगा। ये परियोजना गुजरात के लोथल में बन रही है, जो प्राचीन समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान है। इसी तरह से 2-4 प्रश्न आप और नोट करो, जैसे कि भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी, नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने ही 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी घोषित किया। और भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वे में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में अभी किसे मान्यता मिली है? तो आंसर होगा कुंभलगढ़ किले की दीवार को। आपको बताएं, कुंभलगढ़ जो फोर्ट है, कुंभलगढ़ जो किला है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और मजबूत किला है। इसे 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था और ये किला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और अपने पुराने समय में दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता था। इस किले की सबसे खास बात है इसकी बहुत ही लंबी और मजबूत दीवार। ये दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए इसे भारत की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में यूनेस्को सर्वेक्षण में इसे चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार माना गया है। इसकी लंबाई याद रखना, मैंने बताया लगभग 36 किलोमीटर है। और अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करते हैं, इस दीवार की चौड़ाई कितनी है? 15 से 25 फुट की इसकी चौड़ाई है। ये किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है और किले के अंदर लगभग 360 मंदिर आपको मिलेंगे, जो कि हिंदू और जैन मंदिर है। और किले में प्रवेश के लिए 7 बड़े दरवाजे यानी कि पोल बनाए गए हैं। और किले के सबसे ऊंची जगह पर जो महल है उसको बादल महल कहा जाता है। वैसे इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है 2013 में। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए कुंभलगढ़ फोर्ट से संबंधित। अच्छा, कुंभलगढ़ से याद आएगा, अभी हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने ही इस कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर जो एरिया है, 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। ठीक है, तो कुंभलगढ़ से ये दोनों पॉइंट आपके हो जाएंगे, दोनों आप ध्यान में रखना। यूनेस्को की हम बात कर लेते हैं। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल हैं खालिद अल नानी, जो इजिप्ट से हैं। वैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की टोटल कितनी साइट्स हैं? तो 44 हैं। लेटेस्ट 44वां कौन सा था? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। 44 में आप देखोगे 3671 करके याद रखना। 36 सांस्कृतिक धरोहरें हैं, प्राकृतिक धरोहर 7 है और एक मिक्स्ड हेरिटेज है। अच्छा, ये भी याद रखना, अभी भारत के किस त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो दिवाली को। इस तरह से 16वें नंबर की अमूर्त धरोहर बनी थी भारत की। और अभी भारत को वर्ष 2025 से 2029 तक के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया था? तो यूनेस्को। और यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 अभी दिया गया सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पंजत महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में हर साल पंजत उत्सव नाम से एक खास त्यौहार मनाया जाता है। यह लगभग 400 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है नदी और झरनों की सफाई करना, ताकि
पानी साफ रहे और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। इसमें क्या करते हैं, गांव के लोग और जो बाहर से आए लोग होते हैं वो मिलकर के नदी में उतरते हैं। वे टोकरियों की मदद से नदी से गाद, कचरा, जो भी खरपतवार है, जो भी मलबा है, उसको बाहर निकालते हैं। और इस काम को लोग मिलकर खुशी से और उत्साह के साथ करते हैं। सफाई के दौरान लोग कश्मीरी लोकगीत गाते हैं और संगीत बजाते हैं, इसलिए ये काम एक त्योहार जैसा लगने लगता है। तो इसे मनाने का उद्देश्य या महत्व यही है। मतलब ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि सामुदायिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण का तरीका है। इससे आप देखोगे तो नदियाँ साफ हो रही है, नदियाँ साफ रहती है और धान की खेती के लिए पानी का बहाव अच्छा रहता है। तो ये परंपरा लोगों को अपने पुराने रीति रिवाज और प्रकृति से जोड़कर रखती है। ठीक है, तो पंजत उत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। कश्मीर में इसको मनाया जाता है। कुछ और उत्सव महोत्सव वाले प्रश्न मैं आपको कराऊं तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। हट्टेर रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जालना शहर में। जनजातीय कला महोत्सव नई दिल्ली में। जल महोत्सव 2026 अभियान अभी शुरू हुआ था गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 छत्तीसगढ़ में। पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकोट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव 2026 नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव झारखंड में और माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन हुआ था गुजरात में। ठीक है, तो ये भी फेस्टिवल्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक मुक्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र एप्लीकेशन, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है श्रम मित्र एप्लीकेशन, और इसे हरियाणा सरकार ने मजदूरों और काम देने वाले यानी कि नियोक्ताओं को आपस में जोड़ने के लिए इसको शुरू किया है। मतलब पहले मजदूरों को काम पाने के लिए आपको बताए चौराहों पे, जिसे लेबर चौक के रूप से मुख्य रूप से इसी नाम से जानते हैं हर जगह, लेबर चौक। यहाँ पे बहुत सारे मजदूर खड़े रहते हैं, आप सुबह सुबह जाओ हर शहर में आपको दिख जाएंगे। पर अब इस एप्लीकेशन के जरिए मजदूर अपने मोबाइल से ही काम ढूंढ सकते हैं और काम देने वाला व्यक्ति भी अपने आसपास के मजदूरों को आसानी से खोज सकेगा। और इस एप्लीकेशन की कुछ खास बातों की हम अगर चर्चा करें तो हमने कहा जैसे कि आसपास के आप मजदूर को इसमें खोज पाओगे, जैसे मिस्त्री हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, बढ़ई हो गया, और सीधी आप उनसे बात कर पाओगे मजदूर अपने मालिक से, मतलब जो नियोक्ता है उससे, और आप उससे बात कर पाओगे चैट के थ्रू कि भैया क्या मजदूरी करनी है, कितने समय तक चलेगी, क्या क्या शर्तें हैं, कितना पैसा मिलेगा, जो भी बात करनी होगी डायरेक्ट बात हो जाएगी, कोई दलाल वगैरह नहीं रहेगा बीच में। 3 भाषाओं में अभी ये उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में। उसके अलावा सरकारी योजनाओं की भी जानकारी यहाँ पर उस एप्लीकेशन में मिलती रहेगी। तो मजदूरों को रोजगार के साथ सरकारी योजनाओं, जो भी ट्रेनिंग है सरकार की तरफ से, कोई स्किल डेवलपमेंट अगर प्रोग्राम चलाया जाता है तो वो सभी जानकारी भी यहाँ पर उनको मिलती रहेगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दिया, लेकिन बात आपको समझ में आ गई क्या है श्रम मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया अभी हरियाणा ने। कुछ इसी तरह से पहले एप्लीकेशंस वाले पोर्टल वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर हरियाणा चलेंगे हम। तो अगर हम बात करते हैं शाइन एप्लीकेशन, इसको लॉन्च किया था भारतीय रेलवे ने, और सत्या पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने, साथ ही एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को उत्तराखंड ने, अभेद्य एप्लीकेशन को हरियाणा पुलिस ने, गृह सुगम पोर्टल को नेशनल हाउसिंग बैंक ने, प्रिज्म एसजी पोर्टल को सड़क मंत्री नितिन गडकरी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने, कर साथी प्लेटफॉर्म को सीबीडीटी ने, सारथी एप्लीकेशन को सेबी ने, और साथी प्लेटफॉर्म को आईआईटी कानपुर ने, और ई श्रम साथी एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने। ये मिलते जुलते हैं 2-4, इसलिए मैंने साथ में लिखे हैं, ध्यान में रखना। बाकी हरियाणा चलते हैं हम, ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री नायब सैनिक गवर्नर है प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, और स्टेट ट्री है पीपल का। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लिए जाए तो अभी 2026 में जो 39 नंबर का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में, इसमें थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय था, जबकि पार्टनर कंट्री इजिप्ट था। और अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना भी शुरू हुई। उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का दूसरा साक्षर यूनियन टेरिटरी ये बना चंडीगढ़, पहला लद्दाख है। बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गुरुग्राम में, और इसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी। 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 ये हुआ कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और इसमें टॉप पे हरियाणा ही रहा था। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल्स की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से अभी अभेद्य मोबाइल ऐप को लॉन्च किया।
10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अभी चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व कछुआ दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 23 मई को। तो विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है लोगों को कछुओं और उनके रहने के स्थान यानी कि आवास की रक्षा करने के लिए जागरूक करना। इस दिन की शुरुआत साल 2000 में हुई थी, सन 2000 में हुई थी। अमेरिका के संगठन अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो विश्व कछुआ दिवस याद रखेंगे 23 मई को। अब देखो, मई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए। जब भी डे वाला प्रश्न आता है हर बार मैं आपको सारे डेज रिवाइज करा रहा हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा और चलो सारे डेज मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा भी नहीं। मैं 2-4 ही आपसे डेज पूछ लेता हूँ, जैसे पता लग जाएगा कि कितने आपको याद हैं या आपकी तैयारी कैसी है। एक तो आप मुझे बताओ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया था, ठीक है। और एक आप बताओ राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे कब मनाया था। अभी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमने कब मनाया था। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया था। ठीक है, ये 3-4 दिवस मैंने आपसे पूछ लिए, ये बता दो। बाकी चलो, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना। और इनकी PDF आपको मिली जाती है। प्रैक्टिस के लिए जो क्विज़ होती है वो भी आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो क्विज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत की मेजबानी में प्रगति अभ्यास अभी कहाँ पर हुआ, तो आंसर होगा मेघालय में। फिर हमने पढ़ा DRDO ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGMV3 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किया कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, UAV, यू मतलब UAV मतलब ड्रोन, लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। और V3 मतलब हो गया ये वर्जन 3 है। फिर पूछा देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ पर शुरू होगी, तो आंसर होगा दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमने मनाया अभी 22 तारीख को, 22 मई को ही। फिर पूछा कि अभी यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा चाइना। फिर पूछा RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं गुणवीर सिंह, इनका नाम है। फिर पूछा शी मार्ट पहल के लिए एक राष्ट्रव्यापी रोड मैप अभी किसने लॉन्च किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण अभी किया गया कहाँ पर, तो आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा में। और वैज्ञानिकों ने ड्रिल करके कहाँ पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा का पता लगाया, अंटार्कटिका। फिर पूछा था कि अभी भारतीय टीम ने 11वें सांडा विश्व कप में टोटल कितने पदक जीते, तो आंसर होगा टोटल 5 मेडल हमने जीते। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय कहाँ पर खोला गया, तो आंसर होगा लखनऊ में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।